आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर होगी सुनवाई। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई है रोक। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच करेगी सुनवाई। वहीं तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ। करीब 1.5 घंटे तक सीएम केजरीवाल से पूछताछ हुई। सीबीआई ने केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड किया। सीबीआई आज केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। तिहाड़ जेल में सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। सीबीआई ने करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की और बयान रिकॉर्ड किया। सीबीआई आज अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है। उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, आज सुबह 11 बजे होगा स्पीकर का चुनाव। ओम बिरला एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार है तो कांग्रेस के सुरेश इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। ओम बिरला के सुरेश के बीच ये मुकाबला है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 48 साल के बाद स्पीकर का चुनाव हो रहा है। देश के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब स्पीकर के पद को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई और चुनाव कराने की नौबत आई है। ओम बिरला और के सुरेश ने कल अपना नामांकन किया। लोकसभा में स्पीकर चुनने के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। विपक्ष के पास लोकसभा में संख्या बल नहीं है। वहीं टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि इसे लेकर उनसे सलाह मशवरा नहीं हुआ। इसके बाद भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल नकीने से सांसद चंद्रशेखर, शिलोंग से सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रयू भी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट कर सकते हैं। और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का फैसला हुआ। उसके बाद कांग्रेस प्रोटेम स्पीकर को इसकी जानकारी दी। 10 साल बाद लोकसभा में कोई नेता विपक्ष होगा। 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद नहीं थे कि वो नेता विपक्ष का पद पाते। नियम के मुताबिक नेता विपक्ष के लिए कम से कम 10% सांसद आपकी पार्टी में होने चाहिए। ऐसा तीसरी बार होगा जब गांधी परिवार से लोकसभा में नेता विपक्ष होगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस नेताओं की ओर से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग लगातार उठ रही है। अब इस पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। कांग्रेस जनों की यही इच्छा थी कि एक निर्भीक, निडर, साहसी और पिछले लोकसभा चुनाव में महानायक के रूप में उभरे राहुल जी। आप नेता विरोधी दल का पद स्वीकार करें। आपने स्वीकार कर लिया तो मुझे खुशी है कि सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपॉइंट किया है। और 18वीं लोकसभा में अधिकतर सांसदों ने शपथ ले ली है, लेकिन 7 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सांसद सदस्यता की शपथ नहीं ली है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाई, लेकिन कांग्रेस के शशि थरूर, टीएमसी के सांसद दीपक अधिकारी, शत्रुघ्न सिन्हा और हसी नूरुल इस्लाम ने शपथ नहीं ली है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद और पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा से सांसद अमृतपाल ने भी शपथ नहीं ली है। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल जेल में बंद हैं। इनके अलावा यूपी के गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजल अंसारी को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शपथ नहीं दिलाई गई। ये 7 सांसद स्पीकर चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने री-नीट लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर शपथ ली। शपथ के बाद पप्पू यादव और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू में हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। पप्पू यादव ने शपथ के बाद नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की मांग की। पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका। इसके बाद पप्पू यादव और रिजिजू में हल्की फुल्की नोकझोंक हुई।
आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट MP फॉर द टाइम, नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं मत बताइए। और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के रूप में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना। ओवैसी के नारे के बाद संसद में हंगामा हो गया। एनडीए सांसदों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद चेयर पर बैठे राधा मोहन सिंह ने उसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दे दिया। तब जाकर सदन में शांति हुई। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने का आधार है। बीजेपी ने अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए कहा कि ओवैसी को सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इधर विवाद बढ़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा। ओवैसी ने यह भी कहा कि उन्होंने संविधान के किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया। जो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया था बीजेपी। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो सुन लीजिए ना। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जताते करा रहे हैं कि जय। अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या लेकिन आपके। और शपथ ग्रहण में फिलिस्तीन के नारे पर मचे बवाल के बीच ही ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने फिलिस्तीन की मदद का वीडियो शेयर किया। इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही मची है। लोगों के आशा उजड़ गए हैं। काफी लोग घर बार छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं। ऐसे में AIMIM की तरफ से फिलिस्तीन के युद्धग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए कैंप लगाया गया है। कैंप में लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसका आयोजन किया था। कैंप में अकबरुद्दीन ओवैसी की एक तस्वीर भी लगाई गई है। AIMIM की तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीन भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। फिलिस्तीन और वहां के लोगों से भारत का हमेशा से अहम रिश्ता रहा है। और वहीं ओवैसी के नारे के बाद सियासी गलियारों का तापमान काफी हाई है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। मुझे अभी सदस्य ने आके बताया कि एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। तो मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूं, इसका क्या करना है। भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना, ये मैं सही नहीं मानता हूं। और असदुद्दीन ओवैसी के नारे पर मुस्लिम उलेमाओं ने नाराजगी जताई। जय फिलिस्तीन शरीयत की रोशनी में भी कहना जायज़ नहीं है और सियासी एतबार से भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। सिर्फ वो एक इशू क्रिएट करना चाहते हैं और जज्बाती और भड़काऊ वाले बातें वो करना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान का मुसलमान उनके इर्द गिर्द, उनके दिमाग के इर्द गिर्द घूमता रहे। मगर अब ये तमाम चीज़ें बहुत दिनों तक उनकी चलने वाली नहीं हैं। ओवैसी साहब सिर्फ जज्बात क्रिएट करना चाहते हैं। और हरियाणा सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 की गई। आपातकाल के पीड़ितों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। नई पेंशन दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 कैटेगरी में दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी, अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर खुद भरना होगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आयकर में बदलाव को लेकर फैसले का ऐलान किया। राज्य में अभी तक सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। अब 52 साल बाद मोहन यादव सरकार ने नियम में बदलाव किया है। फैसले के ऐलान के बाद मोहन यादव ने कहा कि कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका राज्य में दीर्घकालिक प्रभाव होगा। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है। स्पेक्ट्रम नीलामी का पहला दिन काफी सुस्त रहा। 5 राउंड में स्पेक्ट्रम के लिए 11,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगी। 4 टेलीकॉम कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लिया। सरकार 96,238 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर 10,500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है, जिसमें वॉइस और डेटा स्पेक्ट्रम का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस नीलामी में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां बोली लगा रही हैं। दूरसंचार कंपनियों ने पहले दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी में करीब 11,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। नीलामी का छठा राउंड आज होगा। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जमा की है। भारतीय एयरटेल ने 1,050 करोड़ और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए जमा किए हैं। आपातकाल की 85वीं वर्षगांठ के मौके पर भोपाल में बीजेपी ने आपातकाल के दौर को याद किया। भोपाल में बीजेपी के जिला दफ्तर में बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेलों में बंद किए गए लोगों को शॉल और नारियल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बीजेपी नेता ने मीसा कानून का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कई जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी आज ही के दिन, कांग्रेस के लोग, और वही लोग आज संविधान को हाथ में लिए। वही लोग कल संसद के बाहर संविधान की प्रति लिए थे। वोटों के लिए बाबा साहब जैसे संविधान का भी उपयोग करने से ये लोग नहीं चूक रहे, ये अच्छी बात नहीं। वक्ताओं ने कांग्रेस पर सत्ता स्वार्थ के लिए आपातकाल लगाने का आरोप लगाया। और पुणे पोर्शे कार हादसा मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया। अदालत ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्शे कार हादसे के आरोपी किशोर को सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है। इधर मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का चेक दिया। माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। आरोपी किशोर ने नशे की हालत में 19 मई को पोर्शे कार से 2 लोगों को कुचल दिया था। महाराष्ट्र के पुणे में बार और होटलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर की गई है। ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद पुणे महानगर पालिका एक्शन में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर पुणे के 26 बार और होटलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी कार्यों में लिप्त बार और होटलों के अवैध निर्माण पर पुणे नगर पालिका का हथौड़ा चला। महानगर पालिका ने करीब 37,000 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हाल ही में पुणे में एक नाबालिग लड़के ने नशे में पोर्शे कार चलाते हुए 2 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद से ही गैर कानूनी काम में लिप्त बार और होटलों पर प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के बाद भी अभी हिंसा का दौर जारी है। खड़गपुर में तृणमूल कार्यकर्ताओं को सरेआम गोली मारी गई है। गोलीबारी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हुई है। फायरिंग की ये तस्वीर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 की है। मथुरा काटी इलाके में टीएमसी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं पर सरेआम फायरिंग की गई है। फायरिंग में 20 संतोष नामक कार्यकर्ता गोली लगने से घायल हो गया। आया था बाइक में 3 जन, काला कपड़ा पहन के आया था, इतना गंदा फायरिंग स्टार्ट कर दिया। बात लड़का में पता है मेरा पैर फ्रैक्चर था। कितना राउंड गोली चलाया? 4-5 राउंड फायरिंग। सबके बाइक में था? एक बाइक में 3 जन आए। 3 जन। हालांकि मेदिनीपुर टीएमसी के जिला अध्यक्ष सुजय हाजरा ने कहा है कि घटना का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। खबर इंदौर से। इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या के आरोपियों के घर पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया।
इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या के आरोपियों के घर के ऊपर का फ्लोर अवैध पाए जाने पर ध्वस्त किया गया। इसके लिए 100 से अधिक निगम कर्मी लगाए गए थे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। हमारी बिल्डिंग परमिशन है, उसके विपरीत जितना हिस्सा बना हुआ है उसको तोड़ने के निर्देश मुझे मिले थे, तो उन्हीं निर्देशों के क्रम में जितना भी स्वीकृत बिल्डिंग परमिशन है उसके अलावा जो फ्लोर बनाई हुई है उसको हम लोग तोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता की हत्या के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही आरोपियों के घर के अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम को पत्र लिखा था। और खबर का हुआ असर, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सीएमएचओ को पद से हटा दिया गया है। शराब के नशे में सीएमएचओ का बाइक चलाते हुए वीडियो सामने आया था। सड़क पर शराब के नशे में धुत होकर बाइक चलाना आखिरकार सीएमएचओ को महंगा पड़ गया। स्वास्थ्य विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. मेहरा को पद से हटा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर मेहरा के स्थान पर अब डॉक्टर शिव व्यवहार चौधरी को तत्काल प्रभाव से प्रभार देते हुए पदस्थ कर दिया गया है। उमरिया जिले के सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. मेहरा को नेशनल हाईवे 43 में शराब के नशे में धुत होकर बाइक चलाने का वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में डॉक्टर मेहरा यातायात नियमों का उल्लंघन तो कर ही रहे थे, नशे में भी इतने थे कि बाइक के साथ सड़क पर ही गिर पड़े थे। हरियाणा के गुरुग्राम में तेंदुए के आतंक के बाद दहशत का माहौल है। गुरुग्राम की एक गौशाला में 2 तेंदुओं की तस्वीरें कैद हुई। गुरुग्राम के टिकली गांव की गौशाला में लगी सीसीटीवी में 2 तेंदुए देखे गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दीवार फांदकर तेंदुआ गौशाले के अंदर आ गया है। सूरज ढलता है और सूरज निकलता है, डाउन और डस्ट जिसे हम बोलते हैं। 6-7 बजे का जो टाइम है और सुबह जैसे 5 बजे का 4 बजे का टाइम है, उस टाइम पे अकेले मत जाएं। कहीं भी अगर जा रहे हैं जंगल के अंदर या मंदिर में जा रहे हैं, अकेले ना जाएं, 2-3 आदमी इकट्ठे जाएं और बात करते हुए जाएं। गांव में तेंदुए की खबर से लोग दहशतज़दा हैं। लोगों का दावा है कि तेंदुआ कई पशुओं को शिकार बना चुका है। और अब माता वैष्णो देवी का दर्शन एक दिन में ही करके वापस लौट सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मंदिर तक सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। तीर्थयात्रियों को लेकर पहला हेलीकॉप्टर जम्मू हवाई अड्डे से मंदिर के पंची हेलीपैड पर उतरा। नई सेवा शुरू होने से एक दिन में ही माता के दर्शन करके लौट सकते हैं। और दिन में तकरीबन 25 यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 2 किस्म के पैकेजेस हैं। या तो आप सुबह आकर शाम को लौट सकते हैं, जिसको हम सेम डे रिटर्न पैकेज कहते हैं, और दूसरा नेक्स्ट डे रिटर्न पैकेज है, जिसके अंदर भवन पर रुकने की और सुबह आरती की भी, SSVP जो हमारी विशेष आरती रहती है, उसकी सुविधा इसमें उपलब्ध है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग के मुताबिक वेबसाइट के जरिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जा सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, मध्य भारत में मानसून के सक्रिय होने से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत में मानसून के पहुंचने के पूरे आसार हैं। मानसून के आगे बढ़ने से आज से बिहार, झारखंड, ओडिशा के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और केन्या में महंगाई के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। केन्या में टैक्स के बढ़ाए जाने पर गुस्साई भीड़ ने संसद में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। केन्या में सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा है। प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी में सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं। ये तस्वीर केन्या की संसद की है, जहां उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में हिंसा की, संसद भवन में आग लगा दी, संसद में तोड़फोड़ की। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई की। 50 से अधिक लोग घायल हो गए। केन्या में प्रदर्शन के दौरान अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और केन्या में हिंसा को लेकर बड़ी खबर। केन्या में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत ने एडवाइजरी को जारी किया। केन्या में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी सामने आई है। भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की गई है। हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है।
केन्या में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। केन्या सरकार ने देश का राजस्व बढ़ाने की योजना बनाई। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। सरकार अतिरिक्त करों के माध्यम से $2.7 बिलियन जुटाना चाहती है। टैक्स बढ़ाने की खबर लोगों तक पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई। सरकार के खिलाफ सड़क से संसद तक खूनी संग्राम छेड़ दिया। टैक्स बढ़ाने के बाद बुनियादी चीजें महंगी हो जाएंगी। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और सावधानी बरतने की सलाह दी है। और चांद के अंधेरे वाले इलाके से नमूना प्राप्त करने वाला चीन दुनिया का पहला देश हो गया है। चीन का स्पेसक्राफ्ट चांग E6 चंद्रमा पर 53 दिनों तक नमूने एकत्र करने के बाद इनर मंगोलिया के रेगिस्तान में सुरक्षित लैंडिंग की। स्पेसक्राफ्ट चांग E6 के धरती पर सुरक्षित रूप से उतरने के साथ चीन ने इतिहास रच दिया। चीन चांद के अंधेरे वाले इलाके से नमूना प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद से नमूने लेकर स्पेसक्राफ्ट के लौटने पर चीनी वैज्ञानिक मौके पर पहुंचे और नमूने को कब्जे में लेकर लैब में ले गए। चीन की स्पेस एजेंसी ने स्पेसक्राफ्ट को पिछले महीने लॉन्च किया गया था, जो 2 जून को चांद के अंधेरे वाले इलाके में उतरा था। हिमाचल से बड़ी खबर। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। नेशनल हाईवे 707 पर गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। प्रशासन रास्ते से पत्थर हटाने में जुटा हुआ। हिमाचल के सिरमौर का ये पूरा मामला है, जहां पर नेशनल हाईवे पर सिरमौर के पास लैंडस्लाइड हुई और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी आवाज भी आप सुन पा रहे। गाड़ियों की आवाजाही अब हाईवे पर बंद हो गई है। प्रशासन रास्ते से जल्द पत्थर हटाने में जुटा। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई है उस वक्त आप देखिए लोग भी वहां पर मौजूद थे। ट्रैफिक को रोक दिया गया। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद न सिर्फ अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी अफगानिस्तान के लोग रहते हैं वो भावुक नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने नया इतिहास रचा है। कल बांग्लादेश को सुपर 8 में मात देकर अफगानिस्तान की टीम पहली बार आईसीसी की किसी नॉकआउट राउंड में पहुंची है। अब सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला कल साउथ अफ्रीका से है। शानदार कामयाबी पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने फोन पर कप्तान राशिद खान को कुछ इस अंदाज में बधाई दी है। तो मुबारक हमसा। जीत के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया। गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। लोग टीवी चूमते नजर आए। पंजाब में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या का मामला। दोनों आरोपियों की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान किया गया है। दोनों आरोपियों की जानकारी देने वालों को 10-10 लाख के इनाम का ऐलान एनआईए ने इनाम का ऐलान किया है।